दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी यदि इसका पिछला वीडियो ट्रांसफार्मर का नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में समझाया गया है। और आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर कितने भागों में ट्रांसफार्मर को बांटा गया है, किस ट्रांसफार्मर का कहाँ यूज होता है, सभी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, देखते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर को क्रोड के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, इसके आधार पर। तो सबसे पहले जान लें कि क्रोड के बारे में, इसके बारे में थोड़ा जान लें क्या होता है। वाइंडिंग को कोर के ऊपर स्थापित की जाती है। हम लोग वाइंडिंग को किसके ऊपर स्थापित करते हैं? तो कोर के ऊपर स्थापित करते हैं, जो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। ट्रांसफार्मर का कोर किस चीज का बना होता है? सिलिकॉन स्टील का। इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? तो 3.8% से 4.5% तक सिलिकॉन की मात्रा होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना इस क्रोड का मुख्य कार्य होता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेट करके अर्थात जोड़कर कोर का निर्माण किया जाता है। कोर का निर्माण कैसे होता है? तो सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को जोड़कर कोर का निर्माण किया जाता है। सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से हिस्टेरेसिस हानि क्या होती है? कम होती है। सिलिकॉन की मात्रा हिस्टेरेसिस हानि को कम करता है। और पत्तियों को लेमिनेट करके जोड़ने से भंवर धारा हानि यानी एडी करंट लॉस कम होता है। पत्ते की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो 0.35 से 0.5 mm तक होती है। पत्तियों का साइज अलग अलग होता है। एल टाइप, आई टाइप, ई टाइप, एच टाइप आदि प्रकार के पत्ती होते हैं। कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें दो अलग अलग कॉइल आयताकार कोर के आमने सामने के भुजाओं पर लगे रहते हैं। जैसे ये आयताकार कोर हम लोग को दिखाई दे रहा, इसकी जो आमने सामने की ये भुजा है, इस पे 2 वाइंडिंग लगे होते हैं। इसमें फ्लक्स की हानि बहुत अधिक होती है, जिसके कारण वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें फ्लक्स कुछ वेस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उतना अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन नहीं मिल पाता है। आगे देखते हैं हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर होती है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बगल के चित्र में, एक अंदर वाइंडिंग है, फिर इसके ऊपर वाइंडिंग है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग का अधिकतम फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को काट सके। इससे यह फायदा होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग के जितना भी फ्लक्स क्रिएट होता है, सभी सेकेंडरी वाइंडिंग से तुरंत लिंक हो जाते हैं, इसमें फ्लक्स लीक नहीं करता है। फलस्वरूप वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा प्राप्त होता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसलिए मैक्सिमम सेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तीसरा देखते हैं हम लोग रिंग टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर वृत्तीय रूप में होता है, जिसके ऊपर प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बगल के चित्र में ये वृत्तीय रूप में ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग ऊपर की जाती है और प्राइमरी वाइंडिंग नीचे की जाती है। ठीक है। रिंग टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कैसे किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से क्या किया जाता है? तो हाई वोल्टेज तथा हाई करंट को मापा जाता है। तो देखते हैं आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब जानते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें वोल्टेज अधिक तथा करंट कम मिलता है। इसमें क्या होता है? वोल्टेज अधिक और करंट कम मिलता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में
टर्न्स की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होती है। जैसा कि बगल के चित्र में देख रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग से टर्नों की संख्या अधिक होती है। इसका उपयोग उत्पादन केंद्र पर किया जाता है। इसका उपयोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ किया जाता है? उत्पादन केंद्र पर। तो दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जानते हैं अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। जैसा कि बगल के चित्र में देख रहे हैं, स्टेप डाउन यानी यह वोल्टेज को कम देगा। तो इसमें क्या है कि इसमें वोल्टेज कम तथा करंट अधिक प्राप्त होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? वोल्टेज कम मिलता है और करंट अधिक मिलता है। इसके प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या क्या होती है? कम होती है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स अधिक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कम है। इसका उपयोग वितरण प्रणाली में किया जाता है। जैसा कि हम लोग अपने गांव में देखते हैं, यानी हमारे गांव में स्थित जो भी ट्रांसफार्मर होते हैं वह सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है। तभी तो हम लोग 11,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर तक आता है और हम लोग कितना प्राप्त करते हैं? 220, 230, 240 वोल्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला, मापन के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो मापन के आधार पर पहला हम लोग का सीटी और दूसरा पीटी। तो पहले जानते हैं हम लोग सीटी के बारे में। तो सीटी का पूरा नाम यहाँ देख रहे हैं, करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये इसका काम क्या है? करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो उच्च मान की धारा को मापता है। यह सीटी क्या करता है? उच्च मान की धारा को मापने का कार्य करता है। इसमें धारा आमीटर की सहायता से मापी जाती है। इसमें धारा किससे मापी जाती है? आमीटर की सहायता से मापी जाती है। यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है। जो हम लोग का सीटी है यानी करंट ट्रांसफार्मर है, यह कैसा काम करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जैसा कार्य करता है। इसके प्राइमरी कॉइल में 1 या 2 चक्र होते हैं। इसमें अनुपातिक स्केल द्वारा धारा मापा जाता है, जैसे 50:1 यानी 50:1। यदि प्राइमरी में 150 एम्पियर का करंट है तो आमीटर कितना दर्शाएगा? 3 एम्पियर करंट दर्शाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ लाइन में 150 एम्पियर का करंट बह रहा है। यह काम है सीटी का, यानी आमीटर की सहायता से कम बताता है और उसको रेशियो में फिर से बदलकर हम लोग पता कर लेते हैं उसमें कितना करंट बह रहा है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे स्पार्किंग हो जाती है। ठीक है, सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला नहीं रखना चाहिए। अब दूसरा जानते हैं हम लोग पीटी के बारे में। पीटी का पूरा नाम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ये उच्च मान के वोल्टेज को मापता है। पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या है? ये उच्च मान के वोल्टेज को मापता है। इसमें धारा वोल्टमीटर की सहायता से मापी जाती है। ये किस ट्रांसफार्मर के जैसा कार्य करता है? तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है, क्योंकि देखो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग में 1 या 2 ही चक्र होते हैं, इसलिए क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। इसमें भी अनुपातिक स्केल द्वारा विभव यानी वोल्टेज को मापा जाता है। जैसे अगर 200:1 लिखा हो तो इसका मतलब यदि हम लोग का सेकेंडरी में अगर 15 वोल्ट बता रहा है वोल्ट मीटर हम लोग का, तो यानी प्राइमरी में कितना वोल्ट वहां पे जा रहा है? तो 15 से 200 में गुना कर लेंगे, 200 गुणे 15, यानी प्राइमरी में कितना है? 3000 वोल्ट है। और हम लोग वोल्ट मीटर कितना शो करेगा? 15 वोल्ट, यानी अनुपातिक स्केल द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखते हैं। शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। जैसे पहला प्राकृतिक शीतलन यानी नेचुरल होता है। ये छोटे छोटे ट्रांसफार्मर को हम लोग प्राकृतिक शीतलन प्रणाली द्वारा ठंडा कर लिया जाता है। जैसे 20 kVA तक के ट्रांसफार्मर को हम लोग प्राकृतिक शीतलन प्रणाली के आधार पर तैयार करते हैं। ठीक, और उससे अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर को हम लोग तेल द्वारा शीतलन प्रणाली यानी उसमें ऑयल यानी तेल भी भरा रहता है, उससे भी ठंडा किया जाता है हम लोग। और तीसरा जल द्वारा शीतलन प्रणाली यानी जल द्वारा भी शीतलन प्रणाली वाला ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। चौथा वायु दाब द्वारा शीतलन प्रणाली वाला ट्रांसफार्मर यानी वायु दाब यानी जब हाई
क्षमता के यानी बहुत उच्च क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें वायु दाब द्वारा ठंडा किया जाता है उस ट्रांसफार्मर को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अब फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो फेज के आधार पर दो प्रकार के, पहला सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। चलिए जानते हैं हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। इसमें वोल्टेज 230, 240, 250 तक रहता है। इसका उपयोग बूस्टर, स्टेबलाइजर, टीवी रिसीवर, बैटरी चार्जिंग, इन्वर्टर इत्यादि जगहों पर किया जाता है। जैसे कि नीचे चित्र में दिखाई दे रहा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसका उपयोग हम लोग इन जगहों पर करते हैं। दूसरा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। कम खर्च में ज़्यादा पावर ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कौन से ट्रांसफार्मर का? थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। इसके द्वारा निम्न प्रकार के वोल्टेज ट्रांसफर किया जाता है, निम्न प्रकार के, जैसे कि 650 वोल्ट है, 11 kV यानी 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 132 kV, 220 kV, इस प्रकार का जो वोल्टेज विभव है इसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग करते हैं? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। आगे देखते हैं हम लोग थ्री फेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया। ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है इसमें कई तरह के वाइंडिंग किए जाते हैं, जैसे स्टार स्टार संयोजन। जो स्टार स्टार संयोजन होता है इसका उपयोग हम लोग हाई वोल्टेज यानी उच्च विभव में करते हैं, इसमें स्टार स्टार होता है। और दूसरा क्या? स्टार डेल्टा यानी प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी डेल्टा, तो इसका उपयोग हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो बनता है हम लोग का, उसमें क्या होता है? तो प्राइमरी स्टार में होता है और सेकेंडरी डेल्टा में होता है। तीसरा डेल्टा स्टार संयोजन में देखते हैं, इसका उपयोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हम लोग गाँव में रहता है उसमें हम लोग ध्यान देंगे, प्राइमरी में जो कनेक्शन रहता है डेल्टा में रहता है, और जो सेकेंडरी हम लोग के गाँव के तरफ आता है उसमें स्टार रहता है। यानी जो हम लोग के घरों तक पोल आता है उसमें देखना है 4 वायर होते हैं, R, Y, B और एक न्यूट्रल। यानी स्टार में 4 वायर होते हैं और डेल्टा में कितने होते हैं? 3 वायर होते हैं, R, Y, B। ठीक है, और चौथा क्या है? डेल्टा डेल्टा संयोजन। अब डेल्टा डेल्टा संयोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग निम्न विभव और उच्च शक्ति में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पांचवा, स्टार इंटर स्टार तथा डेल्टा इंटर स्टार संयोजन। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो आप लोग जैसे चित्र में यहाँ देख रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। इंटर स्टार संयोजन हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। ये कहाँ होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग में। इसमें स्टार वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में चक्रों की संख्या को 15.5% क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो यह कौन सा कनेक्शन हो जाता है हम लोग का? स्टार इंटरस्टार तथा डेल्टा इंटरस्टार संयोजन हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पर्वतीय या पथरीली या रेतीले जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, इस तरह के ट्रांसफार्मर का। आगे देखते हैं हम लोग भी संयोजन। ये क्या है? भी इस प्रकार, इसमें क्या होता है? इसमें केवल 2 वाइंडिंग होते हैं। भी आखिर नाम कैसा है? तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग है, तीनों किस में है? डेल्टा में है। यहाँ पे तीनों डेल्टा में। यदि ऊपर को इसको हटा दे, ऊपर वाला को हटा दे, तो अब इसकी आकृति कैसी बन गई? भी के जैसा बन गया ना, भी के जैसा। तो इसीलिए इसका नाम हो गया भी संयोजन। यानी इसमें 2 वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग यहाँ, 2 वाइंडिंग यहाँ, 2 वाइंडिंग होती है। इन दोनों वाइंडिंग में चक्रों की संख्या 58% तक रखी जाती है। इसका उपयोग निम्न विभव और निम्न शक्ति में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वाइंडिंग की संख्या भी कम हो गई है। और अब देखते हैं हम लोग टर्सरी संयोजन के बारे में। अब टर्सरी संयोजन क्या है? तो इसमें देखते हैं स्टार स्टार संयोजन में न्यूट्रल स्थिर नहीं रहता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार संयोजन है, यहाँ पे स्टार संयोजन है। इसमें जो न्यूट्रल है वो स्थिर नहीं रह पाता है। तो इससे रोकने के लिए इनके बीच में एक डेल्टा संयोजन कर दिया जाता है। तो स्टार में जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को रोकने के लिए बीच में एक और क्या कर दिया जाता है हम लोग?
तो डेल्टा संयोजन, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, डेल्टा संयोजन बीच में किया गया है, जिसे टर्सरी संयोजन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी संयोजन कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसमिशन के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसमिशन के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, पहला पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। यह स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों होता है। पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी होता है, स्टेप डाउन भी होता है। यह 20 MVA से ऊपर उपयोग में लिया जाता है, यानी 20 मेगा वोल्ट एम्पियर से ऊपर में इसका काम किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर बहुत अधिक क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, तो स्टेप डाउन के काम में लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो स्टेप डाउन के काम में इसका उपयोग होता है। तो इसका रेंज क्या है, तो इसका उपयोग हम लोग 500 kVA से 20 MVA तक काम में लिया जाता है, यानी 500 किलो वोल्ट एम्पियर से 20 मेगा वोल्ट एम्पियर तक काम में लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं हम लोग बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उसका उपयोग कहाँ होता है। तो पहला है हम लोग का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट, जैसा चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो ओवरलोड ट्रिप सर्किट, जैसे सब स्टेशन में हम लोग का ट्रिप सर्किट की जरूरत होता है, तो वहाँ पर ओवरलोड ट्रिप सर्किट के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग दूसरा कंस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। नहीं, कंस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि आप लोग बगल के चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है, स्टेबलाइजर है। इसका उपयोग सेंसिटिव उपकरण को एक समान वोल्टेज प्रदान करने के लिए किया जाता है। आप लोग भी जानते हैं स्टेबलाइजर क्या करता है, एक समान वोल्टेज को प्रदान करता है, इसलिए हम ताकि उपकरण हम लोग का सुरक्षित चल सके, इसीलिए हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उपयोग इस ट्रांसफार्मर के अंदर करते हैं। तीसरा क्या है, इग्निशन ट्रांसफार्मर। इग्निशन ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है, तो इस ट्रांसफार्मर का उपयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, जैसे कि आप लोग बगल के चित्र में देख रहे हैं, जितनी भी आजकल ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ आ रही है उसमें हम लोग इग्निशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। चौथा देखते हैं पल्स ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में किया जाता है। ये जो बगल के चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, पल्स ट्रांसफार्मर है। इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं। पांचवा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि बगल के चित्र में आप लोग देख रहे हैं, और वेल्डिंग की दुकान पर देखोगे ट्रांसफार्मर वहाँ भी रहता है। वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अगला है हम लोग का छठवां ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। जैसे बगल के चित्र में आप लोग देख रहे हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है और बीच में यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पे होल है। अगर इसके अंदर तेल रहेगा, तेल तो इसके से गिर जाएगा ना, तो इसमें तेल नहीं रहता, ये इसके अंदर कुछ नहीं रहता, बस हवा से ही ठंडा होता है ये। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा नहीं होती है। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग घर के अंदर किया जाता है। ये कहाँ पे व्यवस्थित रहता है, तो घर के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसमें मेंटेनेंस की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में जाना कि ट्रांसफार्मर किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।